6 मार्च 2026 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल फ्रॉड पे एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क जारी किया था, जिसमें उन्होंने पब्लिक से कमेंट मांगा था। और पब्लिक से कमेंट आने के बाद जो कमेंट या जो फीडबैक उनको बेहतर लगा, उसको प्रिपेयर करते हुए उन्होंने 24 जून 2026 को फाइनल फ्रेमवर्क जारी कर दिया डिजिटल फ्रॉड पे। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे 24 जून 2026 को जो उन्होंने फाइनल फ्रेमवर्क डिजिटल फ्रॉड पे जारी किया है, इसमें कस्टमर के लिए क्या क्या चीज़ें हैं और बैंक की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टेक्सपिन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे, तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी, या यह वीडियो ही आपको अच्छा न लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये फ्रेमवर्क किस पर लागू होगा, यानी इसका स्कोप और या कवरेज क्या है। तो ये उन सारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे लागू होंगे जो अनऑथराइज या फ्रॉडलेंट डिजिटल ट्रांजैक्शंस होंगे। अब सवाल है कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस का मतलब सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि यूपीआई के जो पेमेंट होंगे, एटीएम के जो ट्रांजैक्शंस होंगे, डेबिट कार्ड पे जो ट्रांजैक्शंस होंगे, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस होंगे, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ट्रांजैक्शंस होंगे, या इस तरह के और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू जो डिजिटल फ्रॉड के ट्रांजैक्शंस होंगे, उन सारे ट्रांजैक्शंस पे ये नए फ्रेमवर्क लागू होंगे। अब सवाल है कि ये फ्रेमवर्क कौन कौन सी एंटिटीज लागू करेंगे, यानी किस किस बैंकों पर ये नया फ्रेमवर्क लागू होगा। ये वो सारे बैंक जो गवर्न होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उन सारे बैंकों पर ये नया फ्रेमवर्क लागू होगा। दूसरा सवाल है, जैसे मैंने कहा कि सभी अनऑथराइज या डिजिटल फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस पे ये लागू होंगे। तो आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि ये फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस आखिर है क्या। तो सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि वो सारे ट्रांजैक्शंस जो कि कस्टमर द्वारा ऑथराइज नहीं किए गए हैं, वो सारे फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस कहे जाएंगे। तीसरा और सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी इसका लाभ किन किन लोगों को मिलेगा। सबसे पहला बात, ये उन्हीं ट्रांजैक्शंस पे लागू होगा जो कि 1 जनवरी 2027 या उसके बाद के डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इसके साफ शब्द में कहूँ कि 31/12/2026 तक यदि ऐसे कोई डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उस पर यह फ्रेमवर्क लागू नहीं होगा। उस पर जो 2017 का फ्रेमवर्क है वो लागू होगा, जिसकी चर्चा छोटे शब्दों में आगे करेंगे इस वीडियो में। दूसरा है कि ये केवल इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट पर ही एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब कि यदि आपका कोई कंपनी अकाउंट है, पार्टनरशिप अकाउंट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अकाउंट है, या कोई और इस तरह के अकाउंट हैं जो इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटरशिप की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उस खाते में यदि कोई डिजिटल फ्रॉड होता है तो वो फ्रॉड इस फ्रेमवर्क के दायरे में नहीं आएंगे। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन, यदि आपके खाते में डिजिटल फ्रॉड हो गए तो ये फ्रेमवर्क तभी लागू होगा, यानी कंपनसेशन आपको तभी मिलेगा, जो भी एप्लीकेबल, आगे चर्चा करेंगे इस बात की, यदि आपने डिजिटल फ्रॉड होने के 5 कैलेंडर डेज के अंदर बैंक में और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे या उसके जो हेल्पलाइन है 1930, उस पर आपने इंटीमेट किया है। तो इसका मतलब तो कंपनसेशन मिलने के लिए जरूरी है कि आप डिजिटल फ्रॉड ट्रांजैक्शन होने के 5 कैलेंडर डे के अंदर आप रिपोर्ट करें। दूसरा है उस बैंक को रिपोर्ट करें जिस बैंक में आपका खाता है। और तीसरा है कि या तो आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे आप कंप्लेंट लॉन्च करें, या हेल्पलाइन जो उसके हैं 1930, इन दोनों में से किसी एक पर यदि आप कंप्लेंट लॉन्च करेंगे तो ये कंडीशंस पूरा होंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे इस फ्रेमवर्क के अंदर। अब अगला एक सवाल होगा, जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये सब हमने कर लिया तो कंपनसेशन की क्या व्यवस्थाएं हैं। नए फ्रेमवर्क में कहा गया है कि यदि डिजिटल फ्रॉड का ट्रांजैक्शन 50,000 रुपये तक है, तभी ये नया फ्रेमवर्क लागू होगा, और यदि ट्रांजैक्शन 50,000 से ऊपर है तो ये लागू नहीं होगा। अब सवाल ये है कि यदि आपका डिजिटल फ्रॉड ट्रांजैक्शन 50,000 रुपये तक है तो उसकी व्यवस्था क्या है। तो उस केस में इस फ्रेमवर्क के व्यवस्था के हिसाब से बताया गया है कि नेट लॉस का 85,000 या 25,000 रुपये जो भी कम हो,
उस एक्सटेंट तक आपको कंपनसेशन मिलेगा। अब सवाल ये है कि यदि आपका मान लीजिए 50,000 रुपये ही आपका नेट लॉस हुआ है तो उसका 85% होता है 42,500 रुपये, लेकिन जो लिमिट है कंपनसेशन की वो 25,000 रुपये ही है। इसका मतलब आपको इस केस में 25,000 रुपये ही आपको कंपनसेशन मिलेंगे। 85% जो कंपनसेशन मिलेगा उसमें से 65% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है, 10% कस्टमर का बैंक देता है और 10% वो बैंक देता है जहां की फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस का पैसा गया, यानी बेनिफिशियरी बैंक। इसको यदि सीधे साफ शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि नेट लॉस डिजिटल फ्रॉड ट्रांजैक्शन के थ्रू 29,412 रुपये तक हुआ है तो इसका 85% मिलेगा, जो कि 25,000 रुपये होते हैं। बिकॉज इससे अधिक होगा तो 25,000 ही लिमिट है, तो 29,412 या उससे अधिक के नेट लॉस में आपको 25,000 रुपये का कंपनसेशन मिलेगा। और उस 25,000 रुपये में से 19,118 रुपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगी, 2,941 रुपये कस्टमर का बैंक देगा और 2,941 रुपये बेनिफिशियरी का बैंक देगा, यानी जिस बैंक के खाते में फ्रॉड के पैसे गए हुए हैं। और यदि आपका नेट लॉस 29,412 रुपये से कम है, उदाहरण के तौर पे ये 20,000 रुपये है, तो 20,000 रुपये का 85% 17,000 रुपये, और 17,000 रुपये में से 13,000 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगी और 2,000 रुपये कस्टमर का बैंक और बेनिफिशियरी का बैंक देगा, यानी कुल 17,000 रुपये आपको मिल जाएगा। लेकिन ये डिजिटल फ्रॉड ट्रांजैक्शन में यदि कहीं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है और उस परिस्थिति में 65% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगी और 20% कस्टमर बैंक देंगी। इसका मतलब यदि 20,000 का कोई ऐसा ट्रांजैक्शन फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन हुआ है जिसमें क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन भी इन्वॉल्व हैं, तो उस केस में 13,000 रुपया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगी और 4,000 रुपये कस्टमर का बैंक देगा। अगला सवाल कि ये कंपनसेशन का अमाउंट कब तक मिलने की संभावना है या इसके लिए इस फ्रेमवर्क में क्या प्रोविजंस है। इस फ्रेमवर्क में कहा गया है कि यदि डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस हैं तो 30 दिनों के अंदर बैंक को सारी कार्रवाई पूरी कर लेनी पड़ेगी और कस्टमर को कंपनसेशन का अमाउंट मिल जाना चाहिए। यदि क्रॉस बॉर्डर कोई ऐसा ट्रांजैक्शंस है तो उसमें यह समय सीमा 30 दिन से बढ़ा के 45 दिन कर दी गई। लेकिन इसके साथ साथ बैंक को कुछ जिम्मेदारी दी गई है कि कम से कम 24 गुने 7 यानी राउंड द क्लॉक जो है बैंक ऐसी व्यवस्था करे कि यदि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में यदि कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस हो जाए तो वो रिपोर्ट किया जा सके। और कहते हैं कि यदि 500 रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन अकाउंट में होता है तो बैंक को मैंडेटरी रूप से कस्टमर के मोबाइल पे SMS भेजना पड़ेगा, और यदि उसका मेल आईडी रजिस्टर्ड है तो मेल पर भी इसका ये आवश्यक सूचना मैंडेटरी रूप से भेजनी पड़ेगी। लेकिन कंडीशन यही है कि ट्रांजैक्शन 500 रुपये से अधिक का होगा, तब ये कम से कम है। बैंक अपना कम भी कर सकता है इस सीमा को, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब एक सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि चूंकि ये फ्रेमवर्क 1 जनवरी 2027 से एप्लीकेबल है, तो यदि आज के दिन में कुछ डिजिटल फ्रॉड हो जाए तो उसके कंपनसेशन का क्या प्रोविजंस है। आपको ध्यान होगा कि इसके लिए 2017 में एक कंपनसेशन पॉलिसी निकाली गई थी, और उस कंपनसेशन पॉलिसी की जो मुख्य बातें हैं उसमें ये हैं कि 2 तरह की लायबिलिटी फिक्स होगी, या तो कस्टमर की जीरो लायबिलिटी फिक्स होगी या कस्टमर की लायबिलिटी फिक्स होगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि जीरो लायबिलिटी का मतलब कि यदि कस्टमर के अकाउंट में फ्रॉड हो जाता है और उसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं है, वो गलती बैंक के पार्ट में है, तो कस्टमर की लायबिलिटी जीरो मानी जाएगी। और उस परिस्थिति में डिजिटल फ्रॉड के कारण जो नेट लॉस कस्टमर को हुआ वो सारे के सारे अमाउंट बैंक कंपनसेट करेगी। इसका मतलब जीरो लायबिलिटी की एप्लीकेबिलिटी तभी होगी जब बैंक के पार्ट में कोई नेग्लिजेंस हो या डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज हो या कोई थर्ड पार्टी ब्रीच हो। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में कस्टमर की जीरो लायबिलिटी मानी जाएगी और पूरे के पूरे पैसे कस्टमर को मिल जाने चाहिए बैंक की तरफ से। अब जैसे नेग्लिजेंस की बातें हैं, नेग्लिजेंस आखिर है क्या। सामान्य तौर पे कहते हैं नेग्लिजेंस का मतलब कि जो मैंडेटरी सिक्योरिटी सिस्टम है बैंक का वो फेल हो गया हो इम्प्लीमेंट करने में, या कुछ सिक्योरिटी ब्रीचेस हो गया हो, या कुछ इंटरनल फ्रॉड्स हो गए हों, या कुछ और इस तरह की बातें हुई, तो वो सारे बैंक के पार्ट में नेग्लिजेंस माना जाएगा। और उस परिस्थिति में आपको मतलब कस्टमर को पूरे के पूरे पैसे मिलेंगे, बैंक को पूरे के पूरे पैसे देने पड़ेंगे। नए फ्रेमवर्क में एक और चीज़ उन्होंने एडिशनल दिया है जिसको टर्म दिया गया है शैडो रिवर्सल। आपने देखा होगा कि अभी जो भी चर्चा की हमने
क्रेडिट कार्ड के लॉस के बारे में कहीं बातें नहीं हुई। हमने बातें की यूपीआई पेमेंट की, एटीएम के पेमेंट की, हमने बातें की इंटरनेट बैंकिंग की, मोबाइल बैंकिंग की, डेबिट कार्ड की, लेकिन क्रेडिट कार्ड से भी ट्रांजैक्शंस होता है जिसकी चर्चा इसमें हमने कभी नहीं किया है। बिकॉज क्रेडिट कार्ड तो क्रेडिट है, ये लोन है, तो उसके लिए इन्होंने एक व्यवस्था दी है जिसको कहते हैं शैडो रिवर्सल। शैडो रिवर्सल का मतलब यदि क्रेडिट कार्ड में कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है और कस्टमर रिपोर्ट करता है, इमीडिएटली बैंक जो है जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उस क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, सो दैट कि कल यदि मालूम हो कि इसमें बैंक का नेग्लिजेंस था, कस्टमर की लायबिलिटी नहीं थी इसमें, और यदि बैंक को पैसे वापस करने पड़ेंगे तो कस्टमर को उस पीरियड का लॉस नहीं हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर करें, सो दैट मैं ये समझ सकूं जो मैं समझाना चाह रहा था अपने व्यूअर्स को वो मैं समझाने में कामयाब हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू।